आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों राजा, किसान और नगर, इसके जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों सेकंड चैप्टर का, अभिलेख किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो अभिलेख होते हैं पत्थर कोमा धातु कोमा मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पे खुदे हुए होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलेख कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, अभिलेख जो होता है ध्यान रखना पत्थर पे या धातु या मिट्टी के बर्तन। ध्यान रखना बच्चों, अभिलेख जो होता है पत्थर कोमा धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पे, कठोर जो सतह होता है बच्चों उसको खोद कर जो लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप कौन थे। ध्यान रखना बच्चों, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एक अधिकारी थे। ध्यान रखना बच्चों, पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो आपको ध्यान रखना जेम्स प्रिंसेप जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाले थे। पूछेगा कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाले थे, तो 1830 के दशक अगर ऑप्शन रहेगा तो इसको टिक करना, अगर 1830 के दशक नहीं रहेगा तो एक्यूरेट डेट अगर पूछेगा बच्चों तो ध्यान रखना 1838 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संगम ग्रंथ से क्या अभिप्राय है, तो ध्यान रखना बच्चों जो संगम ग्रंथ है वह तमिल, अंडरलाइन करें बच्चों, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य है। ध्यान रखना बच्चों संगम ग्रंथ अगर पूछेगा क्या है तो आपको ध्यान रखना बच्चों कौन से भाषा में, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य ही क्या है बच्चों, संगम। क्वेश्चन बच्चों ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते थे। जो अशोक के जो अभिलेख होते थे बच्चों मुख्यतः किन लिपियों में मिलते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ध्यान रखना बच्चों अशोक के जो ज़्यादातर जो अभिलेख है किन लिपियों में मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आहत सिक्के से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखना बच्चों आहत सिक्के से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों धातु के टुकड़े को पीट पीट कर। ध्यान रखना बच्चों आहत सिक्के क्या होते हैं, धातु के टुकड़े को पीट पीट कर चपटा बनाया जाता है, इस प्रकार के सिक्कों के ही बोलते हैं बच्चों आहत सिक्के। ध्यान रखना पूछेगा आहत सिक्के किसे कहते हैं, तो ध्यान आपको रखना धातु के टुकड़े को पीट पीट कर चपटा बनाया जाता है, इस प्रकार के सिक्कों के ही क्या बोलते हैं बच्चों, आहत सिक्का कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है। ध्यान रखना बच्चों जो अशोक के जो अभिलेख है उसमें भाषा क्या है, तो ध्यान रखना अशोक के अभिलेख में भाषा जो है प्राकृत भाषा। अंडरलाइन करो बच्चों कौन कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, ग्रीक है तथा अरमाइक इत्यादि भाषा अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। कौन कौन से भाषा मिलते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों प्राकृत भाषा, ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा। आगे लिखा हुआ बच्चों ज्यादातर जो अभिलेख है उसमें कौन सी भाषा मिलती है, तो प्राकृत भाषा मिलती है। आगे लिखा बच्चों लेकिन यहाँ लिखा हुआ लेकिन अधिकतर जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ज्यादातर जो बच्चों अभिलेख है किसका, अशोक का, उसमें जो भाषा मिलता है तो ध्यान रखना प्राकृत भाषा मिलता है। यहाँ लिखा हुआ अधिकतर जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में यह बात लिखा हुआ ज्यादातर जो अभिलेख है कौन सी भाषा में मिला हुआ, तो आपको ध्यान रखना बच्चों प्राकृत भाषा में मिला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों श्रेणी क्या है, तो अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है श्रेणी क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों व्यापारियों को समूह को श्रेणी कहा जाता है। अगर एक नंबर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बच्चों तो ध्यान रखना कि श्रेणी क्या है, तो उसमें आंसर हो जाएगा बच्चों व्यापारियों को समूह को क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। लिखा है श्रेणी व्यापारियों और उत्पादकों का एक समूह है, यह क्या करता है बच्चों, कच्चे माल को खरीद कर उनसे वस्तु बनाकर बेचता है, जिन्हें क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी में ध्यान रखना बच्चों श्रेणी व्यापारी और उत्पादकों का क्या एक समूह है जो कच्चे माल को खरीद कर उनसे वस्तु बनाकर बेचता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, श्रेणी कहते हैं। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए कि जो शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यह आज हमारा राष्ट्रीय क्या है, प्रतीक है। ध्यान रखना बच्चों अशोक के जो शीर्ष को आज हम लोग क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह हमारे आज क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक। जो अग्रहार का क्या अर्थ है, ध्यान रखना बच्चों अग्रहार का अगर अर्थ पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को दान में दी जाने वाले भूमि को ही क्या कहा जाता है बच्चों, अग्रहार कहा जाता है।
पहले के समय में बच्चों ब्राह्मण को क्या किया जाता है, दान में भूमि दे दिया जाता था, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अग्रहार कहते हैं। वहीं लिखा है ब्राह्मण को दान में दी जाने वाले भूमि को ही क्या कहते हैं बच्चों, अग्रहार कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैदिक सभ्यता क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का काल जो था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व को काल को क्या कहा जाता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का काल कहते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और यह एक ध्यान रखना बच्चों, जो हड़प्पा जो सभ्यता था यह क्या था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों शहरी सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता किस तरह का सभ्यता था, तो ध्यान रखना बच्चों एक शहरी सभ्यता था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, जब हड़प्पा सभ्यता बच्चों जो खत्म हो गया, तो कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई, तो ध्यान रखना बच्चों वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता। एमसीक्यू के फॉर्म में आकर बच्चों वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यों के द्वारा बनाई गई जो सभ्यता है उसको बोलते हैं बच्चों वैदिक सभ्यता। तो वही लिखा बच्चों वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाई गई सभ्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यों के द्वारा बनाई गई जो सभ्यता बच्चों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल अगर पूछता तो आपको ध्यान रखना 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछेगा वैदिक सभ्यता का अगर काल पूछता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों 1500 बीसी से लेकर कब तक है, 600 बीसी तक है। और ध्यान रखना वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों वैदिक सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, तो आपको ध्यान रखना ग्रामीण सभ्यता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता किस तरह का सभ्यता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना कि एक शहरी सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता अगर पूछता है किस तरह का सभ्यता है, तो अंडरलाइन करें बच्चों ग्रामीण सभ्यता। इसका अगर पूछेगा काल, वैदिक सभ्यता काल 1500 बीसी से लेकर क्या 600 बीसी तक को काल को कहा जाता है बच्चों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी दो तरह का है, एक ऋग वैदिक काल है। तो ऋग वैदिक काल का अगर पूछेगा तो ध्यान रखना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को काल को कहा गया बच्चों ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी को काल को बोला गया बच्चों उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखना बच्चों, अगर बोलता है वैदिक सभ्यता तो 1500 से 600 बीसी को काल को बोलते वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में बच्चों दो तरह का आपको ध्यान रखना, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी है, जबकि उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। और ध्यान रखना लौह युग 600 बीसी से 600 ईसा पूर्व, जिसे महाजनपद के बारे में पता चलता है। इसको बच्चों टेबल के फॉर्म में समझा देते हैं किस तरीके से आपको याद रखना है। बच्चों आपको ध्यान रखना हड़प्पा का अगर पूछता है काल, हड़प्पा का काल अगर पूछता तो आपको ध्यान रखना बच्चों 2600 बीसी से 1900 बीसी है। उसके बाद इसका पतन हो गया। क्या हो गया बच्चों, इसका पतन होने के बाद क्या आ गया, वैदिक काल आ गया। क्या आ गया बच्चों, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल का आपको काल याद करना बच्चों कितना है, 1500 से ध्यान रखना 1500 बीसी से लेकर क्या बच्चों 600 बीसी है। 1500 बीसी से 600 बीसी है। इसमें भी ध्यान रखना बच्चों वैदिक काल में दो तरह का काल है। एक है बच्चों ध्यान रखना है ऋग वैदिक काल। क्या है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। एक है बच्चों उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ध्यान रखना ऋग वैदिक काल का काल आपको ध्यान रखना 1500 बीसी से बच्चों 1000 बीसी है। क्या 1000 बीसी है। जबकि उत्तर वैदिक काल का आपको ध्यान रखना है 1000 बीसी से लेकर ध्यान रखना बच्चों 1000 बीसी से 600 बीसी। और ध्यान रखना बच्चों 16 महाजनपद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसका बच्चों 600 बीसी से 600 ईस्वी। इसमें पता चलता बच्चों किसके बारे में, 16 महाजनपद के बारे में। किसके बारे में बच्चों, 16 महाजनपद। इसमें पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में अगर बोलेगा तो ध्यान रखना मगध है। सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद है मगध है, जो वर्तमान समय में बच्चों बिहार में। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। इस क्वेश्चन को बच्चों टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर बच्चों समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक ध्यान रखना बच्चों महापद्म नंद।
नंद वंश का अगर संस्थापक आता है कि नंद वंश का जो संस्थापक है उनका क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना महापद्म नंद। फिर नंद वंश का अगर बच्चों अंतिम शासक बोलता है कि अंतिम शासक कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों धानानंद। ध्यान रखना नंद वंश का संस्थापक का नाम सिर्फ आपको याद करना है और नंद वंश का अंतिम शासक का नाम आपको याद करना है। नंद वंश का अंतिम शासक का नाम है धानानंद और जो शुरुआती शासक है जिस संस्थापक है बच्चों महापद्म नंद। तो नंद वंश का आपको स्टार्टिंग और लास्ट का शासक का नाम याद करना है कि स्टार्टिंग शासक का जो नाम है उनका नाम है महापद्म नंद और अंतिम जो शासक है उनका नाम है धानानंद। नंद वंश का अगर पूछता बच्चों शासनकाल कितने से कितने तक था, तो ध्यान रखना 344 से लेकर 321 बीसी तक। ध्यान रखना बच्चों बीसी में जो डेट चलता उल्टा चलता मतलब घटता है। तो नंद वंश में 3 तरह का क्वेश्चन आपको याद करना, नंद वंश का स्टार्टिंग का शासक, अंतिम शासक और काल। काल आपको ध्यान रखना 344 से लेकर 321 जो ईसा पूर्व का जो काल है वो बच्चों नंद वंश का शासन काल है। तो 3 तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नंद वंश से बच्चों, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ना है बच्चों मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य वंश से पहले का जो वंश है उनका नाम है नंद वंश। तो नंद वंश का 3 तरह क्वेश्चन आ सकता है, नंद वंश का संस्थापक आ सकता है, नंद वंश का अंतिम शासक और नंद वंश का काल। तीनों को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। नंद वंश के बाद जो वंश आता है उसका याद रखना बच्चों मौर्य वंश आता है, जो कि चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। नंद वंश के बारे में बच्चों बेसिक पॉइंट बता दिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 मौर्य वंश के बारे में। इस चैप्टर में बच्चों मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ना है। मौर्य वंश से पहले का जो वंश अगर पूछता तो आपको ध्यान रखना मौर्य वंश से पहले का जो वंश है उसको बोलते हैं नंद वंश और नंद वंश का संस्थापक बोलेगा तो महापद्म नंद और नंद वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो बच्चों धानानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों नंद वंश। ध्यान रखना नंद वंश के जो अंतिम शासक जिनका नाम है बच्चों धानानंद। ध्यान रखना नंद वंश का जो अंतिम शासक है धानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखना मौर्य वंश के अगर संस्थापक पूछता है तो उनका नाम हो जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। धानानंद कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों धानानंद जो थे नंद वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा हुआ जेम्स प्रिंसेप कौन थे, इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा। तो ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। 1 नंबर में आ गया बच्चों कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एक अधिकारी थे। इन्होंने 1830 यहाँ लिखा क्या बच्चों 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का क्या कर दिया, अर्थ निकाल दिया। तो ध्यान रखना बच्चों इन्होंने 1830 के दशक में, अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा तो एक्यूरेट डेट आपको ध्यान रखना 1838। इन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का क्या कर दिया, अर्थ निकाल दिया। उसके आगे ध्यान समझना बच्चों आरंभिक जो अभिलेख तथा जो सिक्के में इन्हीं लिपियों का क्या करते थे, उपयोग किया जाता था। जो शुरुआती जो अभिलेख था बच्चों या सिक्के पे इन्हीं लिपि मतलब इन्हीं लिपि का मतलब हुआ बच्चों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का क्या होता था, उपयोग शुरुआती में होता था, जिन्हें जेम्स प्रिंसेप ने क्या कर लिया, पता लगा लिया। तो ध्यान रखना बच्चों अधिकतर जो अभिलेख और सिक्के पे कौन सी लिपि का उपयोग होता था, तो ध्यान रखना ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, जिनका अर्थ किन्होंने निकाल दिया, तो जेम्स प्रिंसेप ने उनका अर्थ क्या कर दिया, पता कर लिया। और ध्यान रखना अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पे पियदर्शी। ध्यान रखना अधिकतर जो अभिलेख और जो सिक्कों पे क्या लिखा रहता था, तो ध्यान रखना बच्चों पियदर्शी लिखा रहता। अधिकतर जो अभिलेख, ध्यान रखना 1 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि अधिकतर जो अभिलेख और सिक्के पे क्या लिखा रहता था, तो ध्यान रखना बच्चों पियदर्शी है। पियदर्शी का अगर अर्थ बोलेगा तो ध्यान रखना मनोहर मुखा कीर्ति वाला राजा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कि पियदर्शी का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है। पियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखा कीर्ति वाला राजा जो देखने में क्या बच्चों खूबसूरत हो। किसके लिए यूज हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों अशोक के लिए। किसके लिए, अशोक के लिए। पियदर्शी का अर्थ किसके लिए यूज हुआ, तो ध्यान रखना अशोक के लिए हुआ है। अशोक और पियदर्शी का मतलब अगर पूछेगा तो मनोहर मुखा कीर्ति वाला राजा जो देखने में बहुत खूबसूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लिखा हुआ है प्राचीनतम
अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? जो शुरुआती है बच्चों, जो सबसे पुराना है, अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो ध्यान रखना बच्चों, प्राकृत भाषा में। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि शुरुआती जो अभिलेख थे वह किस भाषा में लिखे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? ध्यान रखना बच्चों, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अभिलेख शास्त्र। ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एमसीक्यू फॉर्म में बहुत बार रिपीट होता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, अभिलेखों को अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है बच्चों? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा हुआ जनपद क्या है? ध्यान रखना बच्चों, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। ध्यान रखना बच्चों, जनपद जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जन और पद। ध्यान रखना, जनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, जन और पद, जिसमें जन का मतलब होता है बच्चों जनता। ध्यान रखना, जिसमें जन का मतलब क्या होता है? जनता, और पद का मतलब होता है पैर। ध्यान रखना, जिसमें जन का अर्थ होता है जनता और पद का मतलब होता है क्या? पैर। ध्यान रखना बच्चों, जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब होता है पैर, अर्थात जहां लोग आकर बस जाए। ध्यान रखें बच्चों, जहां पे लोग आकर बस जाए उसी को बोलते हैं बच्चों जनपद। आगे लिखा हुआ, ऐसा क्षेत्र जहां लोग आकर क्या करते हैं? निवास। निवास का मतलब बस जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? जनपद। तो ध्यान रखना, जनपद का मतलब होता है जहां लोग आकर बस जाते हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां पे लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों जनपद। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, लिखा हुआ, महाजनपद किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, महाजनपद किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हीं को बोला गया बच्चों महाजनपद। वहीं लिखा हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। अधिकतर जो महाजनपद होते थे बच्चों, उनकी एक ही राजधानी होती थी, और इन राजधानियों की किलेबंदी की गई है। ध्यान रखना बच्चों, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जो जनपद थे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हीं को क्या कहा गया बच्चों? महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक ही होती थी, और इन राजधानियों की क्या हो गई थी बच्चों? किलेबंदी की गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गण। गण क्या होता है? तो गण के बारे में समझना है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। जो गण जो शब्द है बच्चों, गण शब्द का जो प्रयोग हुआ है कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, गण जो शब्द है कई सदस्य वाले समूह के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संघ। संघ, ध्यान रखना बच्चों, संघ जो यूज हुआ है, संघ शब्द का जो प्रयोग हुआ किसी संगठन, संगठन का मतलब होता है ग्रुप या सभा के लिए यूज किया गया। ध्यान रखना बच्चों, गण का जो यूज हुआ उस समूह के लिए किया गया, जबकि जो संघ का जो यूज हुआ, जो प्रयोग हुआ, संगठन या सभा के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें लिखा हुआ 16 महाजनपदों का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथों से मिलता है? तो ध्यान रखना, 16 महाजनपद का बच्चों जो उल्लेख मिलता है वह बौद्ध और जैन धर्म से मिलता है। 16 महाजनपद के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो ध्यान रखना बच्चों, बौद्ध और जैन धर्म से 16 महाजनपद के बारे में क्या पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पेपर में बहुत बार आ रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करें आप इंपॉर्टेंट मार्क करें और बारीकी से क्वेश्चन को समझें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तन काल क्यों कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? तो बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है? इसके निम्नलिखित कारण है। इसमें जो कारण दिया गया बच्चों पॉइंट में दिया गया, सभी पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। पहला पॉइंट बच्चों, उस समय आरंभिक राज्यों का क्या हो गया? उदय होने लगा। जो आरंभिक जो राज्य थे उस समय क्या होने लगा था बच्चों? उदय होने लगा, और उसके साथ साथ नगरों का भी क्या हो गया? उदय होने लगा। उसी समय बच्चों लोहे का बढ़ता प्रयोग, उस समय लोहे का खोज हो रखा था और लोहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा था, और सिक्कों का विकास होना स्टार्ट कर दिया। 6ठी शताब्दी में ही क्या हो गया बच्चों? सिक्कों का विकास होना स्टार्ट कर दिया, लोहे का बढ़ता प्रयोग, और बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास होने लगा। बौद्ध जो धर्म है बच्चों, बौद्ध और जैन जो धर्म है उसके दार्शनिक विचारधारा का भी क्या होने लगा? विकास होने लगा। और ब्राह्मणों
द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के भी क्या होगी रचना हुई थी 6ठी शताब्दी में। इन्हीं कारणों से बच्चों हम बोलते हैं कि 6ठी शताब्दी को परिवर्तन काल कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिनके कारण से 6ठी शताब्दी को बोला गया बच्चों परिवर्तन काल कहा जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा हुआ 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है और कैसे है। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद उनका नाम क्या है बच्चों, मगध है। अंडरलाइन करें बच्चों, सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन है, मगध है, जो वर्तमान समय में बच्चों बिहार में स्थित है। जो वर्तमान समय में कहाँ में स्थित है बच्चों, तो ध्यान रखना वर्तमान समय जो मगध कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। अंडरलाइन करें बच्चों, वर्तमान समय में मगध कहाँ स्थित है बच्चों, तो ध्यान रखना बिहार में। मगध शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण है। जो मगध बच्चों जो शक्तिशाली है उसके पीछे बहुत सारे कारण है, सभी कारण को बारी बारी से क्या करेंगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बच्चों शक्तिशाली होने का, वहाँ का जो जमीन था उपजाऊ भूमि था जिससे अच्छी फसल होती थी। वहाँ की जो मगध की जो जमीन थी बच्चों उपजाऊ भूमि थी, जिसके कारण से वहाँ पे अच्छी फसल होती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चों, लोहे की खदान उपलब्ध थी, क्योंकि बच्चों जो झारखंड था वर्तमान समय में बच्चों बिहार का ही पार्ट था। 2000 ईस्वी में बच्चों झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो वही बोलना चाह रहा लोहे के खदान उपलब्ध थी, क्योंकि उस समय बच्चों जो झारखंड था वह बिहार का ही पार्ट था, क्योंकि जो झारखंड 2000 ईस्वी में बच्चों बिहार से अलग हुआ, इसीलिए यहाँ पॉइंट लिखना चाह रहा लोहे का खदान उस समय वहाँ पे उपलब्ध थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, लोहे से औजार तथा हथियार बनाना आसान हो गया था, क्योंकि लोहे का जब बच्चों खोज हो गया था तो लोहे से औजार तथा हथियार जो बनाना था क्या हो गया था, बहुत आसान हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, जंगलों में हाथी उपलब्ध थी। ध्यान रखना बच्चों, जंगलों में क्या थी, हाथी उपलब्ध थी, जो सेना में हाथियों को शामिल किया जाता था। ध्यान रखना बच्चों, जंगलों में हाथी उपलब्ध थी और सेना में हाथियों को क्या किया जाता, उस पहले के समय में हाथी को ही क्या किया जाता बच्चों, सेना में शामिल किया जाता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मगध जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। ध्यान रखा, जो मगध था जो बच्चों प्राकृतिक रूप से बच्चों नेचुरल जो रूप से क्या था, सुरक्षित था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बच्चों, मगध में योग्य तथा शक्तिशाली शासक थे, जैसे कि बच्चों बिंबिसार। ध्यान रखना, मगध में पूछेगा कि जो सबसे शक्तिशाली शासक का नाम, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा बच्चों अजातशत्रु है, अजातशत्रु का बेटा क्या है, महापद्मनंद है। तो ध्यान रखना बच्चों, मगध में योग और शक्तिशाली शासक जैसे कि बिंबिसार, बिंबिसार का जो बेटा है उनका नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा का नाम है बच्चों महापद्मनंद। इन शासकों को बेहतर नीतियों के कारण क्या हुआ, मगध इतना प्रसिद्ध हुआ। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मगध में प्रसिद्ध 3 शासक का नाम बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का जो बेटा है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो बेटा का नाम है उनका नाम है महापद्मनंद। बच्चों मगध का प्रारंभिक या शुरुआती भी लिखा आ सकता है पेपर में। मगध का प्रारंभिक या शुरुआती या लिखा रहेगा बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजगिरी। जो वर्तमान समय में राजगिरी का नाम बच्चों राजगीर है। ध्यान रखना, वर्तमान समय में राजगिरी का जो नाम है वो राजगीर है। जो वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो ध्यान रखना बिहार में स्थित है। मगध का प्रारंभिक या शुरुआती या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी अगर पूछता तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, और वर्तमान समय में इसका नाम क्या बच्चों, राजगीर, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है, बिहार में है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखना बच्चों, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर पूछता है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो अभी किसके नाम से बच्चों, पटना के नाम से है, जो बिहार का क्या है, कैपिटल है। तो ध्यान रखना, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर पूछता मगध की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र, जो अभी किसके नाम से बच्चों, पटना के नाम से है, जो बिहार की क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों मौर्य वंश के क्या है, संस्थापक है। तो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है, तो आपको तीनों नाम याद रखना बच्चों। 3 चाणक्य, उन्हीं का नाम है चाणक्य का दूसरा नाम को ध्यान रखना विष्णुगुप्त, और तीसरा जो नाम याद रखना बच्चों कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का अगर नाम पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तीनों ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो
ऑल ऑफ द अबव पे क्या कर देना, आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अर्थशास्त्र जो बुक है किसने लिखी? तो इनका आंसर हो जाएगा चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें क्या कर देना, आपको टिक कर देना। अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत के बारे में बताना कि मौर्य जो साम्राज्य है उसकी जानकारी कैसे मिली है। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी बच्चों उसके जो स्रोत है वह दो है। ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के जो जानकारी का स्रोत दो है। पहला आपको ध्यान रखना साहित्यिक स्रोत, जिसमें आपको ध्यान रखना बौद्ध और जैन साहित्य। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की रचना किन्होंने की है? तो ध्यान रखना बच्चों विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा क्या मिला बच्चों? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिला है। तो ध्यान रखना साहित्यिक में आपको क्या क्या लिखना है? बौद्ध और जैन धर्म। अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखा? तो आपको ध्यान रखना बच्चों कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। इंडिका नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ध्यान रखना है मैगस्थनीज। पुराण और मुद्रा राक्षस अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना विशाख दत्त लिखा हुआ। ये भी बुक है बच्चों, 3 बुक यहाँ पे लिखा हुआ। पहला बुक अर्थशास्त्र जिनकी रचना किन्होंने की है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों चाणक्य। इंडिका नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। और तीसरा जो बुक है बच्चों मुद्रा राक्षस, जिसका रचना किन्होंने की है? तो विशाख दत्त। इन्हीं सब चीज़ों से किसका बारे में पता चलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों पुरातात्विक स्रोत, जिसमें प्राचीन भवन हो गए, इमारतें हो गए, गुफाएं हो गए, मृदभांड हो गए, अभिलेख तथा अशोक के अभिलेख या मूर्तिकला से क्या बारे में पता चलता है बच्चों? वह पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बच्चों आपको ध्यान रखना 2 तरीके से है। पहला साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आता है बौद्ध और जैन साहित्य आता है। 3 बुक है बच्चों, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण ग्रंथ। इन सब चीज़ों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा आपको ध्यान रखना पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन भवन, इमारतें, गुफाएं, मृदभांड, अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है बच्चों? मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना बच्चों मैगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखना बच्चों वह लिखी है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? ध्यान रखना यूनानी राजदूत था। क्या था बच्चों? मैगस्थनीज कौन था? तो आपको ध्यान रखना यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना बच्चों इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? तो ध्यान रखना यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नामक जो बुक है किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विशाख दत्त। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना बच्चों मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन थे? तो पहला इसमें है आंसर हो जाएगा राजधानी। 1 तो राजधानी थी बच्चों और 4 क्या था? प्रांतीय केंद्र थी। 5 यहाँ लिखा हुआ 5 प्रमुख में से आपको ध्यान रखना 1 तो राजधानी थी या 4 क्या थी बच्चों? प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी कौन थी? तो ध्यान रखना पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना बच्चों बिहार में। 4 प्रांतीय केंद्र में आपको ध्यान रखना तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे? तो ध्यान रखना बच्चों पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ पे है? तो ध्यान रखना पाकिस्तान में है। दूसरा जो प्रांतीय केंद्र है उसका नाम है उज्जैनी, जो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा आपको ध्यान रखना तोसली, जो कहाँ स्थित है? जो उड़ीसा में स्थित है। और चौथा आपको ध्यान रखना जो स्वर्णगिरी, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ध्यान रखना स्वर्णगिरी कर्नाटक में स्थित है, जो सोने के लिए क्या है बच्चों? प्रसिद्ध थी। तो तक्षशिला ध्यान रखना कहाँ स्थित है बच्चों? पाकिस्तान में। उज्जैनी जो स्थित है मध्य प्रदेश में। तोसली जो स्थित है उड़ीसा में। स्वर्णगिरी जो स्थित है बच्चों कर्नाटक में। और पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है बच्चों? बिहार में। बचे हुए क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।